बात करते हैं सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल पे। केंद्रीय बल कहने का मतलब ये, यदि कोई बल इस तरीके से हो कि वो किसी निश्चित बिंदु से या तो दूर एक्ट करता हो या इस निश्चित बिंदु की ओर आता हो, इस तरीके से। अगर इस टाइप का कोई बल आप जानते हैं जो एक निश्चित बिंदु या फिक्स पॉइंट के टुवर्ड्स या अवे, उसी के अनुदिश या उससे विपरीत अगर कार्य करे, आरोपित हो, तो उसको आप केंद्रीय बल कह सकते हैं। ठीक है। आप ऐसे कोई बल जानते हैं जो एक निश्चित बिंदु की ओर काम करे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल। ये कुछ उदाहरण हैं जो एक निश्चित बिंदु की ओर काम करते हैं। क्लियर है बात? चलिए, अब इसको ना एक काम करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं, इसको परिभाषित करते हैं कि केंद्रीय बल की परिभाषा क्या हो सकती है। केंद्रीय बल एक ऐसा बल होता है जो एक निश्चित बिंदु के या एक निश्चित बिंदु की ओर या उससे दूर कार्य करता है। ठीक है। इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो दिशा बताना जरूरी है। बल को आप किसी निश्चित दिशा में दिखाएंगे, अवे या एक बिंदु की ओर या उस बिंदु से दूर, तो दो चीजें हो सकती हैं, प्लस और माइनस ले लीजिए। अगर और काम करे तो प्लस, दूर काम करे तो माइनस, है ना। तो आप बल को कुछ इस तरीके से लिख दीजिए, एफ आर ये फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें ये इसका परिमाण हुआ, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन जो कि प्लस या माइनस हो सकता है। अगर वो आकर्षित कर रहा होगा सेंटर की ओर, कोई बिंदु को आप पृथ्वी आकर्षित कर रही है तो ये प्लस हो जाएगा, और स्थिर विद्युत बल जब दो समान आवेश के बीच रखेगा तो प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो दूर काम करने लगेगा। ठीक है। तो ये बल हुआ और ये इसका परिमाण, और ये उसकी दिशा को परिभाषित कर देगा। ठीक। आपके सिलेबस में इसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिफाइंड है, क्या क्या पढ़ना है। पहला आपको ये दिखाना है कि जो ये केंद्रीय बल है उसके अंतर्गत कोई भी कण अगर गति करेगा तो हमेशा प्लेन में गति करता है। मतलब कण की गति सेंट्रीपिटल फोर्स के अंदर या अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्लेन पे होगा। अब प्लेन में है दिखाने के लिए आप एक काम करिए, जो इक्वेशन आपके पास नोन है उस इक्वेशन को यूज कर लीजिए। ठीक, कि भाई एक स्थिर बिंदु है, उसके सापेक्ष कोई कण है, उस कण का स्थिति सदिश r है, और r पर लगने वाला केंद्रीय बल हम जानते हैं कि एफ आर इज एफ आर, आर वेक्टर होता है। हमको प्लेन प्रूव करना है। यहां तक तो क्लियर हो गया। केंद्रीय बल जो लग रहा होगा उसका इक्वेशन इस तरीके से होता है। यहाँ एफ आर बल है और आर यूनिट वेक्टर या आर इकाई सदिश उसकी दिशा को बता रहा है। ठीक, आगे जाते हैं। आगे गए तो आप ये कहेंगे कि भाई इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो इसमें पोजीशन वेक्टर आर को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में। अगर दोनों साइड इक्वेशन 1 के आर को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर क्रॉस वेक्टर एफ आर, आर क्रॉस एफ आर यूनिट वेक्टर आर। अगर ये वाला जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो यूनिट वेक्टर आर से यूनिट वेक्टर आर का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कुछ डिफाइंड चीज मिल जानी है। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला जानते हैं आप? यूनिट वेक्टर कैसे निकलता होगा? यहां इसको मेरे को रिप्लेस करना है यूनिट वेक्टर से, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर आर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर। तो यहां से एक काम करिए, इस वेक्टर आर की वैल्यू निकालिए, तो यहां इधर ट्रांसफर हुआ तो आपके पास रिलेशन बन गया आर एफ आर मॉड ऑफ आर यूनिट वेक्टर आर क्रॉस एफ आर आर। अब इसको ये आर यूनिट वेक्टर और आर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट सेम वेक्टर का सेम डायरेक्शन, थीटा की वैल्यू 0, तो साइन 0 इज 0, तो इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। कहने का मतलब ये जो प्रोडक्ट आप निकाल रहे हैं वो 0 के इक्वल है। यहां निकल के आया है आर क्रॉस एफ आर इक्वल टू
0। अब एक चीज बताइए, यहां जो कण गति कर रहा है, जो कण मूविंग केस में है, जिसके अंदर में केंद्रीय बल काम कर रहा है, उसके लिए आप क्या बोल रहे हैं कि ये रिलेशन आ गया है, आर एफ आर इक्वल टू 0। ठीक। अब अगर न्यूटन के नियम की बात करें, न्यूटन के नियम के अनुसार हम जानते हैं कि बल जो होता है मात्रा गुणित त्वरण होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होगा। और मास इंटू एक्सेलरेशन अगर मैं लूं तो एक्सेलरेशन कहने का मतलब होता है d2r बाई dt2। ये वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर लीजिए, एफ आर की जगह रखिए, क्या बनेगा, आर एम डी2 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हो आप, अगर आसानी से लिखना होगा तो इसको हम लोग ये करते हैं कि m बाहर निकाल देंगे, r क्रॉस d2r बाई dt2 इक्वल टू 0। अब इसको डिफरेंशियल फॉर्म में है, इसको मैं क्या कर सकता हूं कि m की वैल्यू तो 0 नहीं हो सकती, मास को हम लोग 0 नहीं मान सकते। इसका मतलब ये रिलेशन 0 क्यों आया है, ये दो नंबर को आपस में गुणा करे हैं तो आंसर आपका 0 आ रहा है, मतलब इसमें से कोई एक नंबर 0 होना चाहिए। m 0 हो नहीं सकता, तो ये क्वांटिटी 0 है। अब इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, d बाई डी टी आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता क्योंकि मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई है मतलब अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन सेकेंड टर्म कांस्टेंट प्लस फर्स्ट टर्म कांस्टेंट सेकेंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन आएगा, जबकि हम लोग के पास क्वांटिटी कौन सी है, आर d2r बाई dt2 है। तो देखिए, अगर आपके बात से चले, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, आपके हिसाब से भी यही आएगा, लेकिन अगर हम लोग ये चलते हैं तो आपका कहना था कि ये स्टेटमेंट है, तो यहां देखिए सेम नंबर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, तो ये पहला टर्म क्या हो जाएगा, 0, पहला टर्म 0, और नेक्स्ट टर्म बचेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 0 आ रहा है। इस जो क्वांटिटी है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 है, मतलब किसी नंबर को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो 0 कब होता है, अगर वो नंबर कांस्टेंट होगा। तो ये आपका नंबर क्या है, आर डी आर बाई डी टी इज कांस्टेंट। क्लियर है, आर डी आर बाई डी टी इक्वल टू कांस्टेंट। अब दो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो सी मिल रहा है। मतलब आप लोगों से अगर पूछते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में किसका डायरेक्शन किधर होता है, तो प्लेन में होता है। क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी क्वांटिटी का कहाँ निकलता है, प्लेन में निकलेगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट आपने प्रूव कर लिया कि कण की गति समतल में होगी। क्या क्या किए हैं एक बार देख लीजिए अच्छे से और सोच भी लीजिए। आगे चलते हैं तो हम दूसरी प्रॉपर्टी पे आके रुके। दूसरी प्रॉपर्टी में आप लोगों को प्रूव करना है कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए हम लोग एक मोशन इक्वेशन देख रहे हैं। चलिए, ये है केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए कण का समीकरण। इसको आप बहुत अच्छे से समझना भाई ना, अगर ये समझ गए तो अगली प्रॉपर्टी इसी का कॉपी पेस्ट है पूरा का पूरा। चाहो तो आप इसको पूरा उठा के उसमें लिख सकते हैं, कंप्लीटली लिख सकते हैं। चलिए, तो ये कण की गति का समीकरण हुआ m2 dr बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस r d2 थीटा बाई डी टी 2। उसके बाद आगे जाते हैं अगर, तो इसमें r का मल्टीप्लाई कर देंगे, r मल्टीप्लाई होगा तो ये 2r dr बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी प्लस आर स्क्वायर d2 थीटा बाई डी टी 2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग अपना सिंपल मैथमेटिक्स लगा देते हैं कि भाई इस पूरे नंबर में देखिए ये m अंदर आ जाएगा, यहां देखिए d बाई डी टी बाहर कर दिए तो एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी होगा। तो अब क्या आ जाएगा, पहले टर्म को अगर करके देखें तो ये 2r dr बाई डी टी, 2r dr बाई डी टी हो जाएगा, और dr बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी इसको लिखा जा सकता है। ठीक, फिर दूसरा टर्म कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर d2 थीटा बाई डी टी 2 आ जाएगा। क्लियर है, अगला वाला प्रॉपर्टी में ये भी पॉइंट रहेगा, ये लाइन भी रहेगा। फिर इसको और आगे लेके गए
तो इस क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 है, मतलब ये कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। ये कांस्टेंट है। एम आर स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? आई का। जड़त्वाघूर्ण को आई लिखेंगे ना, तो आई डी थीटा बाई डी टी यानी कि ओमेगा। आई डी थीटा बाई डी टी यानी कि ओमेगा। आई ओमेगा है। आई ओमेगा को ही एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। कहने का मतलब केंद्रीय बल के अंतर्गत गति करते हुए कण के एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा, चाहो तो आप इसको लिख सकते हो L इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, लिखा है। अगली प्रॉपर्टी में इस पूरे को कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। प्रॉपर्टी का नाम नहीं ना, प्रॉपर्टी का नाम चेंज कर रहा हूं मैं। अगली प्रॉपर्टी है, ये समझ में तो आ गया। अगली प्रॉपर्टी जो आप पढ़ने वाले हो वो है क्षेत्रफली वेग संरक्षित रहता है, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। इस पे बात करते हैं। मैं क्या बोला था? सबसे पहले आप लोग सेंट्रल फोर्स के अंडर में जब कोई पार्टिकल गति करता है उसके लिए इक्वेशन लिखिए, राइट। इसके बाद का स्टेप क्या था? इसको आप बोले थे कि इसको हम लोग अपने फॉर्म पे लिखेंगे, उसके लिए इसमें आर को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है। आर को मल्टीप्लाई करेंगे। आर मल्टीप्लाई होने के बाद में यहां देखिए, इस पूरे टर्म को डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये आएगा, अभी आप लोगों ने डिस्कस किया है। और ये आ गया, यहां एम आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी है। कहने का मतलब यहां आपको अब 1/2m लाने की जरूरत है। अब 1/2m क्यों लाएंगे? मोमेंटम लाना है और मोमेंटम से एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे एक चेंजेस हो गया, 1/2m को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1/2m को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा? 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी। ये वाला m इस वाले m को कैंसिल कर देगा और आपको मिला देगा 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट के इक्वल है। अब देखिए, ये मेरे ख्याल से एरियल वेलोसिटी है। एरियल वेलोसिटी मतलब एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, एकांक समय में कवर की गई या तय की गई क्षेत्रफल। कैसे प्रूव करेंगे इसको? इतना होगा, देखिए आर स्क्वायर है, डी थीटा बाई डी टी को ओमेगा बोलेंगे, तो 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा इज कांस्टेंट। आपको दिखाना पड़ेगा अब कि ये 1/2 आर स्क्वायर ओमेगा ही एरियल वेलोसिटी है, डी ए बाई डी थीटा है। इसके लिए एक डायग्राम ड्रॉ करिए। ये सन है, ये कोई प्लेनेट है पी पोजीशन पे शुरू में, फिर आफ्टर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम ये कहाँ चला गया? क्यू पॉइंट पे। कितना दूर है? डी आर। प्रारंभ में इसका स्थिति सदिश आर था, बाद में आर प्लस डी आर हो गया। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? हाफ बेस आर है और हाइट डी आर है, क्योंकि बहुत छोटा है ये, तो लगभग परपेंडिकुलर है, टेंजेंट की दिशा में ऐसे जा रहा होगा, ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। तो डी ए इज इक्वल टू हाफ आर इंटू डी आर, दोनों साइड में डी टी इंट्रोड्यूस कर दीजिए। तो डी ए बाई डी टी इज हाफ आर डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी को क्या बोलते हैं आप लोग? रेखीय वेग v, और v इक्वल टू ओमेगा आर होता है, ध्यान रखना भाई ना। v का जो वैल्यू होगा वो ओमेगा आर होता है। तो इसकी जगह अगर मैं ओमेगा आर रख दूं यहाँ पे, तो यहाँ क्या रहेगा? डी ए बाई डी टी हाफ आर स्क्वायर ओमेगा, और हाफ आर स्क्वायर ओमेगा को ही डी ए बाई डी टी बोलते हैं, जो 1/2 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी है, और इसको हम लोग लिखेंगे कांस्टेंट। इस तरीके से आप लोगों ने केंद्रीय बल के बारे में जाना। केंद्रीय बल के अंतर्गत जो कण गति करता है वो समतल में गति करेगा, और गति करते हुए उसके कोणीय संवेग यानी कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेंगे, और उसके साथ साथ उसका एरियल वेलोसिटी भी कंजर्व्ड होता है। ये आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक।